हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम आपको एक ब्रीफ सिनॉप्सिस भी प्रोवाइड करेंगे जिसके अंडर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके अंडर हमें क्या क्या डिस्कस करना है। और एट द लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है, किन किन इंस्ट्रूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है 1881 में आया था। तो ये इनैक्ट हुआ था 9 दिसंबर 1881 को। ये डेट ऑफ इनैक्टमेंट है। तो इन्फोर्स कब हुआ था? ये 1 मार्च 1882 को इन्फोर्स हुआ था। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो ये दोनों डेट आप याद रखिएगा। ये दोनों डेट ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किस डेट को इनैक्ट हुआ था, किस डेट को इन्फोर्स आया था। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको ये डेट्स पता होने चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे इसका कमेंसमेंट का। ये अप्लाई कहाँ होता है? तो इट अप्लाइज टू होल इंडिया। तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद से ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया है। पहले ये जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था। तो ये तो हमने देख लिया कि ये कब आया था, ये एप्लीकेबल कहाँ है। तो अभी भी हमारा मेन क्वेश्चन बना हुआ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो इसका आंसर हमें इस वर्ड के अंडर में मिल जाएगा, तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है। तो पहला वर्ड है हमारा नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफर। तो नेगोशिएबल का मीनिंग होता है ट्रांसफरेबल, जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको नेगोशिएबल बोलते हैं। तो हमारा सेकेंड वर्ड है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? रिटेन डॉक्यूमेंट which can be conveyed from one person to another। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कन्वे करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, ऐसे कुछ भी जो कन्वे करते हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स अलग अलग समझ में आ गए होंगे कि नेगोशिएबल क्या होता है। ट्रांसफ़र कर जो ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफ़र होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वहीं अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा रिटेन डॉक्यूमेंट होता है कि जिसके थ्रू आप कन्वे करते हो वन पर्सन से आप दूसरे पर्सन को कोई भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट को कन्वे करते हो। तो अब इन दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल हो, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है कोई भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, तो उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये दोनों टर्म जब एक साथ आते हैं और ये मनी रिलेटेड होते हैं तो फिर ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो मनी से रिलेटेड है, सिर्फ मनी से डील करता है और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो फिर उसको हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका डेफिनेशन हमें मिलता है सेक्शन 13 के अंडर में। सेक्शन 13 प्रोवाइड करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में।
तो अब सेक्शन 13 के अंडर में जो प्रोवाइड किया गया है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन नहीं है, बल्कि वहाँ पे उसका टाइप प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स promissory note, bill of exchange, and check। तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक ये तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और ये सिर्फ ये तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मीन्स। तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर नहीं कंसीडर करेंगे, ये सिर्फ इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है। अगर यहाँ पे मीन्स के जगह इंक्लूड होता तो फिर ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होती और ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव लिस्ट होती है, और इसमें आप जितने चाहे इलस्ट्रेशन के फॉर्म में जितने इंस्ट्रूमेंट ऐड करना चाहो कर सकते हो जो इनकी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। बट अगर यहाँ पे वर्ड हुआ है मीन्स, और अगर हम मीन्स का इंटरप्रिटेशन समझे तो मीन्स एक तरह से प्रोवाइड करता है एग्जॉस्टिव लिस्ट, और ये इसका मीनिंग हुआ कि ये अपने आप में कंप्लीट है, इसमें और किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मीन्स और इंक्लूड्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई होगा, और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग मीन्स का मीनिंग होगा एग्जॉस्टिव मीनिंग है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर में ये सिर्फ तीन चीज़ें आएंगी, फर्स्ट प्रॉमिसरी नोट, सेकेंड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड चेक। तो ये तीन तरीके के होते हैं हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है क्या है, और ये इनके तीन टाइप हैं। ये इसका डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ टाइप हैं। आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कहीं पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आप बता के आ जाओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ये टाइप प्रोवाइड किए गए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग होती है ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल है। और इंस्ट्रूमेंट का क्या मीनिंग हमने अभी डिस्कस किया, तो इंस्ट्रूमेंट वैसे डॉक्यूमेंट्स जो रिटेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कन्वे होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। तो और जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोनों एक साथ आते हैं तो जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल है और वो सिर्फ मनी से डील कर रहा है तो उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेगोशिएट का मीनिंग क्या होता है, तो नेगोशिएट का मीनिंग हमें मिलता है सेक्शन 14 के अंडर में। तो सेक्शन 14 प्रोवाइड करता है नेगोशिएशन। तो सेक्शन 14 के अंडर का जो नेगोशिएशन है वो हमारे नॉर्मल नेगोशिएशन से डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप नेगोशिएट कर रहे हो या किसी टर्म पे किसी से नेगोशिएट कर रहे हो, वो उससे अलग है ये नेगोशिएशन। तो चलिए एक बार हम सेक्शन 14 के अंडर डिस्कस करते हैं नेगोशिएशन क्या है। तो जो सेक्शन 14 के अंडर नेगोशिएशन प्रोवाइड किया गया है वो हमारे नॉर्मल नेगोशिएशन से डिफरेंट है। ये जो सेक्शन 14 के अंडर हम नेगोशिएशन डिस्कस करने वाले हैं, जो एक किसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से आप नेगोशिएट कर रहे हो या फिर किसी और पॉइंट पे आप किसी से कोई डिस्कशन कर रहे हो, उस पर नेगोशिएट कर रहे हो, उससे ये डिफरेंट होता है। तो हम लोग अब समझते हैं नेगोशिएशन होता क्या है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नेगोशिएशन का मीनिंग होता है, सपोज ए ने अपना एक प्रॉमिसरी नोट इशू किया बी के लिए। आई होप आपको ये प्रो नोट से समझ में आ रहा होगा, प्रॉमिसरी नोट है। तो ए ने कोई प्रॉमिसरी नोट इशू किया बी को। अब ये जो प्रॉमिसरी नोट ए ने बी को दिया था, बी ने इसको सी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ए ने पहले बी को दिया, बी ने सी को दिया। अब यहाँ पे ए से जो बी के पास जा रहा है कोई जो वो प्रॉमिसरी नोट, तो क्या इसको हम नेगोशिएशन बोलेंगे? तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा। ये जब पहली बार साइन होता है तब नेगोशिएशन नहीं होगा, जब बी सी को साइन करेगा तब ये पहली बार नेगोशिएट होगा। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे नेगोशिएशन होगा बी एंड सी के बीच में। तो चलिए अब समझते हैं जो सेक्शन 14 के अंडर नेगोशिएशन प्रोवाइड किया गया उसका मीनिंग क्या होता है।
इसको हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। सपोज ए ने एक प्रॉमिसरी नोट इशू किया बी को। आई होप आपको ये प्रो नोट से समझ में आ रहा होगा, प्रॉमिसरी नोट का रेफरेंस है। तो ए यहाँ पे कौन हुआ? मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। बी कौन हुआ यहाँ पे? पेई होगा। तो अब ए से जो बी के पास जाएगा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर यहाँ ए से बी के पास ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको हम नेगोशिएशन नहीं बोलेंगे। बट यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब ए यहाँ बी से अब सी के पास जाता है तो सी ऐसे में क्या होगा? इंडोर्सर बनेगा। ये मेकर नहीं होगा सी यहाँ पे इंडोर्सर होगा। जो पहली बार कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या प्रॉमिसरी नोट जब बनाता है तो जो फर्स्ट पर्सन है वो मेकर होगा, उसके बाद जो भी अदर पर्सन्स हैं उसको आगे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं तो वो सब इंडोर्सर होंगे। तो ये यहाँ पे बी जो होगा इंडोर्सर होगा, तो सी क्या होगा? सी इंडोर्सी होगा। तो सी यहाँ पे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इंडोर्सी हुआ। तो जब ये बी से सी के पास पहली बार जाएगा तो यहाँ पे होगा ये नेगोशिएशन। ये फर्स्ट टाइम नेगोशिएट होगा बी एंड सी के बीच में। ए एंड बी के बीच में नेगोशिएशन नहीं हुआ था, ए एंड बी के बीच में ट्रांसफ़र हुआ था इंस्ट्रूमेंट का, जो ए से बी के पास गया था एंड बी से जब सी के पास गया तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम नेगोशिएशन हुआ। अब सी आगे डी को फॉरवर्ड करता है, डी ई को फॉरवर्ड करता है। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स होंगे इनको हम नेगोशिएशन के अंडर कंसीडर करेंगे और इसको नेगोशिएशन बोला जाएगा। तो चलिए एक बार हम सेक्शन 14 को रीड कर लेते हैं। सेक्शन 14, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन so as to constitute that person the holder thereof, the instrument is said to be negotiated। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक है, ट्रांसफ़र होता है एनी पर्सन को। अब किस पर्पस के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है? तो ये ट्रांसफ़र होगा कि उस पर्सन को होल्डर बनाने के लिए। तो अभी आगे की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। अभी के लिए आप बेसिक समझ लो, होल्डर वो पर्सन होता है कि जो अपने नाम पे कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर सके और उसको रिडीम करा सके, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं होल्डर। अभी आगे क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसका सिर्फ एक रेफरेंस है, इसलिए बस इसको समझ लेते हैं। तो नेगोशिएशन कब होगा? जब कोई पर्सन अपने कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या फिर चेक को ट्रांसफ़र करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, और वो ट्रांसफ़र किसके पर्पज़ से होगा? जिस पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो होल्डर बने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो फिर बोला जाएगा कि यहाँ पे नेगोशिएशन हुआ है और ये जो इंस्ट्रूमेंट हुआ है नेगोशिएट किया गया बी एंड सी के बीच में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स होते क्या हैं वो समझ लेते हैं। तो सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है प्रॉमिसरी नोट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, प्रॉमिसरी नोट इज an instrument in writing, not being a bank note or currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or the order of certain person or to the bearer of the instrument। तो एक बार हम लोग सेक्शन 4 को एक बार ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। फर्स्ट हमारा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो राइटिंग में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है क्या इसके अंदर? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर इसके अंदर? मनी ओनली। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर सर्टेन पर्सन, और लास्ट है पेएबल ऑन ऑर्डर।
तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग एक प्रॉमिसरी नोट के ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप प्रॉमिसरी नोट कब बोलेंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होनी चाहिए। अगर ओरल है तो आप उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर नहीं इंक्लूड करोगे। तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा किस फॉर्म में होगा, वो इंस्ट्रूमेंट एक तरह से प्रॉमिस होना चाहिए। और वो प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होनी चाहिए। और प्रॉमिस किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, तो वो जो प्रॉमिस होगी सिर्फ मनी के रिगार्डिंग होगा। मनी के अलावा और किसी चीज़ के लिए आप प्रॉमिस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंडर है कि सर्टेनिटी ऑफ पार्टी होनी चाहिए, कि जो भी इसमें पार्टीज हैं वो सर्टेन हो कि आप किसको प्रॉमिस कर रहे हो, तो ये भी सर्टेन होना चाहिए। कौन प्रॉमिस कर रहा है सर्टेन होना चाहिए, किसको आप प्रॉमिस कर रहे हो सर्टेन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि ये पेएबल होना चाहिए ऑर्डर पे, कि या उसमें कोई डेट फिक्स है कि इस डेट पे अगर पे करना है तो इस डेट पे पे कर दो, या फिर अगर उसमें कोई डेट फिक्स नहीं है तो फिर ऐसे सिचुएशन में जब डिमांड किया जाता है उसका पेमेंट का, तो आप उस डेट पे उस टाइम पे पेमेंट करो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम प्रॉमिसरी नोट कब बोलेंगे, तो उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो फिर वो नेगोशिएबल, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तभी आप उसको प्रॉमिसरी नोट बोलोगे। तो सबसे पहले उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो राइटिंग में होगा। वो इंस्ट्रूमेंट एक प्रॉमिस के फॉर्म में होगा, जैसे ए बी से प्रॉमिस कर, अगर वो प्रॉमिस नहीं करता है, सिर्फ एक्नॉलेज करता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉमिस नहीं कर रहा है पे करने के लिए, वो सिर्फ अपने डेट को एक्नॉलेज कर रहा है। तो फिर ये प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ, वो आप एक्नॉलेजमेंट के अंडर इंक्लूड किया जाएगा। और एक्नॉलेजमेंट हम लिमिटेशन एक्ट के अंडर डील करते हैं, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर नहीं आएगा। तो और ये जो प्रॉमिस होनी चाहिए अनकंडीशनल प्रॉमिस होनी चाहिए। अगर ए ने जैसे प्रॉमिस किया था बी को कि मैं पे कर दूंगा, बट उसके ऊपर उसने कंडीशन लगा दिया कि अगर तुम ये मेरा काम कंप्लीट करोगे तब मैं तुम्हें पे करूंगा, जो भी अमाउंट है 10,000 50,000 रुपये ने एग्रीमेंट कर लिया। तो फिर अगर वो कोई कंडीशन उसके ऊपर इम्पोज कर देता है, अगर वो कोई कंडीशन इम्पोज कर दे रहा है, तो उसको हम प्रॉमिसरी नोट के अंडर इंक्लूड नहीं करेंगे, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसके अंडर कि ये जो प्रॉमिसरी नोट होना चाहिए ये सिर्फ मनी से रिलेटेड होना चाहिए। सपोज ए ने अमाउंट लोन लिया था बी से 50,000 का, वो बोलता है कि मैं 50,000 तो पे नहीं करूंगा, मैं तुम्हें 20,000 पे करता हूं और 30,000 के लिए तुम मेरी बाइक लेके चले जाओ। तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये जो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए और कोई ऑब्जेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ प्रॉमिसरी नोट के लिए सिर्फ मनी एंड मनी ओनली। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। अब ए प्रॉमिस करता है बी को, तो वो यहाँ पे बी सर्टेन पर्सन है। अब ए किसी रैंडम पर्सन को प्रॉमिस नहीं कर सकता है कि हाँ मैं पूरी दुनिया से प्रॉमिस करता हूँ कि सबको पैसे दूंगा या ऐसा कुछ, ऐसा प्रॉमिस कर लेता है, तो फिर उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा प्रॉमिसरी नोट के अंडर में, क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज होनी ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है कि वो पेएबल ऑन ऑर्डर होना चाहिए, कि अगर उसके प्रॉमिसरी नोट पे अगर कोई डेट मेंशन है कि इस डेट को पेमेंट करनी है तो आपको उस डेट को पेमेंट करनी है, या फिर अगर उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है तो जो भी जब पेई डिमांड करे, जब भी बी डिमांड करेगा तो आपको वो पेमेंट करना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक बार हम सेक्शन 4 के इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। A signs instrument in the following terms: I promise to pay B or order ₹500। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये प्रॉमिसरी नोट है या फिर नहीं है? आप जो आंसर नीचे दिया है हमको पता है, आप सब उसको देख रहे होगे, तो आप बिना आंसर देखे पहले खुद से अटेम्प्ट करो कि क्या होना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। आप अगर क्वेश्चंस को खुद से पहले अटेम्प्ट करोगे तो फिर ऐसे में आपकी एनालिटिकल स्किल डेवलप्ड होगी। यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स अभी हमने बता दिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉमिसरी नोट में इंक्लूड करने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। अगर उनमें से कोई एक कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है तो फिर वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। तो यहाँ पे ए प्रॉमिस कर रहा है, राइटिंग में है राइटिंग में, इंस्ट्रूमेंट है तो राइटिंग में ही होगा, साइन है उसका तो साइन भी है। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल भी है, प्रॉमिस हो रहा है इसमें, साइन है, मेकर साइन भी कर रहा है,
पे करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी, तो सर्टेन सम ऑफ मनी भी है यहाँ पे। पेबल ऑन ऑर्डर्स है, पेबल ऑन ऑर्डर है। सर्टेन पर्सन है, सर्टेन पर्सन भी यहाँ पे है, तो फिर इसको हम प्रॉमिसरी नोट बोलेंगे, ये प्रॉमिसरी नोट है। नेक्स्ट है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये क्या है, आप इसको बोलोगे कि ये प्रॉमिसरी नोट है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो चलिए हम एक बार इसको फिर से टेस्ट कर लेते हैं। तो अनकंडीशनल प्रॉमिस, ये तो साइन और इंस्ट्रूमेंट वाली चीज़ तो सबसे ऊपर कवर हो ही जा रही है, ये सारे के लिए फुलफिल हो रहा है। तो अब हम जो नेक्स्ट रिमेनिंग पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे हम डायरेक्ट। तो ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है, तो इसमें इसने कोई कंडीशन नहीं लगाया हुआ है, तो ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है। सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन पार्टीज हैं, है इसमें पार्टीज, और पेड ऑन डिमांड भी है, तो यहाँ भी सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, तो भी ये भी प्रॉमिसरी नोट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। अब बताओ ये प्रॉमिसरी नोट है या फिर नहीं है। तो अब यहाँ पे जो हो रहा है सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पे प्रॉमिस नहीं है, ना इसमें पेमेंट कब करनी है इसका रिगार्डिंग कोई डिटेल दी हुई है, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड सम ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम। तो यहाँ पे प्रॉमिस है, अनकंडीशनल है, ये अनकंडीशनल भी है। सर्टेन पार्टीज हैं, यहाँ पे दोनों पार्टीज सर्टेन है। अमाउंट सर्टेन है, तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो सर्टेन नहीं है, 500 प्लस ऑल अदर सम्स, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो सर्टेन नहीं है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है सर्टेन सम ऑफ मनी। तो जो मनी होनी चाहिए सर्टेन होनी चाहिए, पार्टी होने चाहिए, पार्टी भी सर्टेन होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी का, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। वैसे ही नेक्स्ट पे आते हैं आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ टू मी। तो अब यहाँ पे प्रॉमिस है, पार्टीज भी सर्टेन है, अमाउंट भी सर्टेन है, तो अमाउंट सर्टेन नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन की बात हो रही है। और इसके साथ साथ क्या है, ये अनकंडीशनल है, ये यहाँ पे अनकंडीशनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसने कंडीशन लगाया है कि अगर कोई भी अमाउंट इसके पे ड्यू है पहले मैं वो डिडक्ट करूँगा, तो यहाँ पे सर्टेन सम भी मनी नहीं हो रहा है और यहाँ पे कंडीशंस भी इम्पोज किया जा रहा है, तो यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। तो यहाँ पे भी इसने कंडीशन इम्पोज कर दिया, तो ये भी अनकंडीशनल नहीं है। ये इलस्ट्रेशन कराने का मेन पर्पस है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कोई सा भी एक इलस्ट्रेशन या फिर जो एग्जामिनर कोई सा भी एक इलस्ट्रेशन फॉर्म करके दे सकता है और उस पर आपको डिसाइड करना होगा कि ये प्रॉमिसरी नोट है या फिर नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये बचे 3 इलस्ट्रेशन है, आप इसको खुद से ट्राई करो। तो जो बचे हुए इलस्ट्रेशन है ये तीनों इलस्ट्रेशन आप उसको एक बार अटेम्प्ट करो और इसका आंसर हमको सेंड करोगे। क्यों ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, आप इसका आंसर ऑलरेडी देख चुके हो, यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किया हुआ है कि ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। तो ये दोनों प्रॉमिसरी नोट क्यों नहीं है, आप हमको आंसर भेजोगे कि क्यों नहीं इन दोनों को प्रॉमिसरी नोट के अंदर इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम आपको असाइनमेंट के साथ इसके कुछ इलस्ट्रेशंस भी देंगे और आपको उसको अटेम्प्ट करना है कि ये प्रॉमिसरी नोट है या फिर नहीं है। तो अब हम एक बार प्रॉमिसरी नोट का एसेंशियल जो हमने आपको अभी बताए थे उसको यहाँ पे हमने डिटेल में प्रोवाइड कर दिया। अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो अभी तक तो आप यहाँ पे एक बार रीड कर सकते हो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड है सेक्शन 5 के अंडर में। सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of certain person or the bearer of the instrument।
तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला कंडीशन है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो राइटिंग में होनी चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन हो गया राइटिंग में होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में हो, वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, जो पर्सन उसको बना रहा है उसके द्वारा साइन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ड्रॉवर है वो उसको साइन भी करेगा। फिर और उसके बाद वो क्या करेगा, तो ऑर्डर दे रहा है तो किसको देगा, तो किसी सर्टेन पर्सन को देगा। तो ये फोर्थ पॉइंट है हमारा। और कैसा ऑर्डर होगा, तो सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए होगा। तो यहाँ मनी भी कैसी होगी, तो सर्टेन मनी होगी। और नेक्स्ट क्या है, तो सर्टेन पर्सन को यहाँ पे ऑर्डर करेगा। तो किसको पे करना है, तो किसी सर्टेन पर्सन को। तो ये इसके कुछ एसेंशियल पॉइंट है। तो चलिए एक बार हम इसको अलग से ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि क्या क्या एसेंशियल्स हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज के। सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज होने के लिए सबसे पहला क्या कंडीशन है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो कि राइटिंग में है। अगर आप ओरली कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो राइटिंग में ही होगा। सेकेंड ऑर्डर क्या होगा, ये सेकेंड कंडीशन है कि एन ऑर्डर टू पे होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ऑर्डर करते हो किसी थर्ड पर्सन को पे करने के लिए, जबकि हमने प्रोमिसरी नोट में भी क्या देखा था कि यहाँ पे आप प्रॉमिस करते हो कि आप पे करोगे, और बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ऑर्डर करते हो किसी थर्ड पर्सन को कि तुम पे करोगे इस पर्सन को। तो ये इन दोनों का डिफरेंस अभी हम साथ साथ समझते हुए चलेंगे, क्योंकि इसके डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि अब हमने अभी देखा बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं, जैसे ए बी एंड सी। ए बी को बोलेगा कि तुम सी को 500 रुपीज़ पे करो। तो ऐसे में यहाँ पे 3 पर्सन है, जबकि वहीं प्रॉमिसरी नोट में ए प्रॉमिस करता है सी को 500 रुपीज़ पे करेगा। तो दोनों ही केस में ये सेम है कि ए सी को 500 पे करने वाला है, बट इस केस में वो बी को डायरेक्ट कर देता है कि तुम मेरे बिहाफ पे करो जो तुमने मेरे पैसे लेके रखे हैं। तो यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर होता है और प्रॉमिसरी नोट में एक प्रॉमिस होता है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखना कि बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा 3 पार्टीज होंगी, प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है पे करने के लिए, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है पे करने के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट पे। तो ये ऑर्डर कैसा होगा, ये ऑर्डर अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। अगर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि ए ऑर्डर कर रहा है बी को कि सी को 500 रुपीज़ पे करने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ऑर्डर करेगा अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। अब उस पर वो कंडीशन लगा के नहीं बोल सकता है कि जब ये तुमको कोई गुड्स डिलीवर करे तब तुम इसको 500 पे करना, या फिर अगर इसने ये काम करके दिया तो तुम इसको पे करोगे। ऐसा कोई कंडीशन इस पर इम्पोज नहीं कर सकता है। वो सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर करेगा कि जब सी तुम्हारे पास आएगा तुम इसको पे कर दोगे 500 रुपीज़। इससे ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा, राइटिंग में होगा। इंस्ट्रूमेंट का नेचर क्या होगा, तो इंस्ट्रूमेंट एक तरह का ऑर्डर होगा, और ऑर्डर कैसा होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो साइंड बाय द ड्रॉवर होगा। तो ड्रॉवर किसको बोलते हैं, तो जो पर्सन उस डॉक्यूमेंट को बना रहा है तो उसको ड्रॉवर बोलते हैं, या फिर मेकर भी बोलते हैं। तो जो पर्सन ऑर्डर कर रहा है उस अमाउंट को पे करने के लिए उसको हम ड्रॉवर बोलेंगे, उसका साइन होना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो ड्रॉई होगा वो सर्टेन पर्सन होगा। तो आप किसी को ऑर्डर करोगे पे करने के लिए तो किसी सर्टेन पर्सन को ही ऑर्डर करोगे। ऐसे आप एब्स्ट्रैक्ट में तो नहीं बोल सकते हो कि आप हाँ इसको पे कर देना है, ये आप जाओ पेमेंट ले लो, किससे ले लो। अब मार्केट में बोल दिए कि जाओ उस मार्केट में तुम मेरे नाम से पैसा ले सकते हो, तो ऐसे ही इसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर नहीं कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉई है वो सर्टेन नहीं है।
अब मार्केट में तो अगर 100 दुकानदार बैठे हैं तो हर कोई दुकानदार तो यहाँ पे उसका पे ही नहीं हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ड्रॉई होगा वो सर्टेन पर्सन होना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो अमाउंट होगा, मनी होगा, वो सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। ये पॉइंट हमने प्रोमिसरी नोट में भी डिस्कस किया था कि प्रोमिसरी नोट में भी जो अमाउंट होता है वो सर्टेन अमाउंट होता है। सर्टेन सम ऑफ मनी ही आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें आप लमसम अमाउंट पे करने के लिए नहीं बोल सकते हो, या फिर इसमें कोई कि इसका वैल्यूएशन बाद में किया जाएगा, वैसा कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। इसमें जो भी अमाउंट होगा सर्टेन अमाउंट होगा, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000, ऐसे कोई भी अमाउंट होगा वो सर्टेन सम ऑफ अमाउंट होगा। और ये जो सर्टेन सम ऑफ अमाउंट है, अब जैसे हमने बोला 5000 रुपीज़ पे करना है, तो इसके ऊपर जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो भी सर्टेन सम ऑफ मनी आएगा। बट अगर मैंने बोला कि 5000 पे करना है और जो भी एडिशनल लोन है मेरा, तो ये सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं हुआ। वहीं अगर हमने बोला कि 5000 और प्लस इस पे इंटरेस्ट जो भी आएगा, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी एक तरह से सर्टेन अमाउंट ही है, क्योंकि फिक्स्ड है कि इस अमाउंट पे इस महीने में इतना इंटरेस्ट आएगा, तो वो एक फिक्स्ड टर्म माना जाएगा और इंटरेस्ट सर्टेन अमाउंट के अंडर कंसीडर किया जाएगा। वहीं अगर हमने बोल दिया कि 5000 रुपीज़ प्लस एडिशनल लोन, तो एडिशनल लोन कितना का है ये सर्टेन नहीं है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर इंक्लूड नहीं होगा। आई होप आपको ये सर्टेन सम ऑफ मनी वाला पॉइंट फिर से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो होगा सिर्फ मनी के लिए होगा। इसमें आप मनी के अलावा और कोई चीज़ इंक्लूड नहीं कर सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। मनी ओनली हमने प्रॉमिसरी नोट के अंडर भी देखा था, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर भी मनी ओनली होगा। और फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, पे मस्ट बी सर्टेन। तो आप अगर किसी को ऑर्डर कर रहे हो कि तुमको पे करना है कुछ पैसे पे करने हैं, तो अब वो किसको पे करना है ये भी सर्टेन होना चाहिए। आप रैंडम तो नहीं बोल सकते हो कि आप किसी भी पर्सन को उस अमाउंट को पे कर दो। यहाँ पे एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए। जैसे ए, बी एंड सी का एग्जांपल हमने देखा था, तो ए बी को डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि हाँ तुम इसको अमाउंट पे कर दो। तो किसको पे करना है ये अगर वो नहीं क्लियरिफाई करेगा, तो ऐसे बी के लिए भी प्रॉब्लम होगी, वो किसको पे कर रहा है, किसको नहीं करने जा रहा है। तो इसके लिए सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज होनी ज़रूरी है। तो ड्रॉअर कौन है ये हमें तो पहले से पता होगा, जो ड्रॉ कर रहा है। नेक्स्ट ड्रॉवी कौन होगा, तो ड्रॉई मस्ट बी सर्टेन कि जो जिसको आप ऑर्डर कर रहे हो पे करने के लिए वो सर्टेन पर्सन होना चाहिए। आप किसी ग्रुप को नहीं बोल सकते हो कि पे करो। वहीं सिमिलर है पे के कंडीशन में भी कि आप किसको डायरेक्ट कर रहे हो पे करने के लिए, तो कौन से आप किस पर्सन को डायरेक्ट कर रहे हो वो सर्टेन होना चाहिए। आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में किसी को नहीं बोल सकते हो कि हाँ जो भी इस नाम से पर्सन आएगा उसको पे कर देना, तो ऐसा नहीं होगा। एक सर्टेन पर्सन को पे करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर कौन कौन से एसेंशियल्स हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स हैं। आप इसको नोट डाउन अगर कर लिए हो तो अच्छी बात है, अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो नोट कर लो एक बार, क्योंकि ये एसेंशियल्स है और डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने होंगे। अगर इसमें से एक पॉइंट भी आपका मिसिंग है तो फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्राइटेरिया फेल कर जाएगा और ऐसे सिचुएशन में आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के 8 पॉइंट्स हैं। इन 8 पॉइंट को आप अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लो। इसके एक्सप्लेनेशंस हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपने अभी साथ साथ में नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने साथ साथ नोट नहीं किया है तो उस एक्सप्लेनेशन से आप इसको अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि कंडीशनल कोई भी प्रॉमिस और ऑर्डर होगा वो कंडीशनल नहीं होगा, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सर्टेनिटी का जो हमने डिस्कस किया था कि अमाउंट और पार्टी सर्टेन होने चाहिए, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है। ये यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सर्टेनिटी ऑफ मनी का, और यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ पर्सन का प्रोवाइड किया गया है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं चेक पे। हमारा चेक प्रोवाइड किया गया सेक्शन 6 के अंडर।
हमने यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इसको एक बार रीड कर लेना और इससे आप नोट्स में अपने पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। तो ये हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेक। ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 6 के अंडर में। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग चेक क्या है? चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब हमारे चेक के लिए क्या कंडीशंस हैं? जो बिल ऑफ एक्सचेंज के कंडीशंस थे वो चेक में भी कंडीशंस अप्लाई होंगे। तो जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में जितने पॉइंट्स इंक्लूड किए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे चेक में भी इंक्लूड होंगे। उसके साथ और कौन कौन से एडिशनल पॉइंट्स हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज को चेक बनाते हैं? अ चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग चेक क्या है? तो चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं ये चेक पे भी अप्लाई होंगे। उसके साथ साथ क्या एडिशनल पॉइंट है कि यहाँ पे किसको ड्रॉई कौन होगा? तो ड्रॉई होगा एक स्पेसिफाइड बैंकर होगा। आप किसी को डायरेक्ट किसको यहाँ पे चेक में डायरेक्ट करोगे? तो बैंक को डायरेक्ट करते हो कि इस पर्सन को पे करो। और ये पेएबल कैसे होगा? तो ये ऑन डिमांड पेएबल है। तो इसके साथ साथ चेक में क्या इंक्लूडेड है? इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? तो अब आप जैसे एक पर्सन है, इसका एक बैंक है, ए ने चेक इशू किया सी को और इस बैंक का चेक है और सी को ये अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो फिर वो चेक डिपॉजिट करेगा इस बैंक के पास में और बैंक के पास जब ये चेक आएगा तो अब यहाँ पे अभी तक तो ये मैनुअल चल रहा था। अब यहाँ पे बैंक क्या करेगा? उसके चेक को स्कैन करेगा और उसका जो भी स्कैन होगा जितना पोर्शन उसके काम का हो उसको रखने के बाद वो उसको, ये ट्रंकेटेड चेक का मीनिंग होता है कि जैसे अब सी ने अपना चेक डिपॉजिट किया इस बैंक में बट सी का अकाउंट है इस बैंक का, ये एक्स बैंक है, ये वाई बैंक है। तो अब जो ये एक्स बैंक है इसके पास चेक डिपॉजिट हुआ क्योंकि ए का अकाउंट एक्स बैंक में है। तो अब जो चेक फिजिकल पेपर में चेक आया था यहाँ पे एक्स के पास, एक्स ने ये ट्रांसफ़र किया वाई को। तो वाई को जब ये ट्रांसफ़र करता है तो अब इसको डिजिटल फॉर्म में करेगा, इसको स्कैन वगैरह करके जो भी इनका प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये वाई को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एसेंशियल डिटेल होते हैं सिर्फ वो मेंशन किया जाता है, बाकी सारे डिटेल्स को ओमिट कर दिया जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म में आप चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक चेक क्लियरेंस का तरीका होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको चेक डिपॉजिट करना है, एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो फिर आप इस तरीके से चेक को डिपॉजिट करोगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इस बैंक के पास आप चेक लेके आएगा, अब ये बैंक वापस से वो चेक दूसरे बैंक को भेजेगा, तो पूरा प्रोसेस यहाँ से इनका डिफ़िकल्ट होते जाएगा। और यहाँ पे अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है। तो ये जो चेक आए, यहाँ पे जो चेक डिपॉजिट हुआ एक्स बैंक के पास में, ये अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होके जाएगा और डायरेक्ट वाई बैंक के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे सी को या फिर ए को ये यहाँ पे डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में से किसी एक बैंक में डिपॉजिट करोगे और ये दोनों बैंक आपस में जो ट्रांजैक्ट करते हैं तो वो होता है ट्रंकेटेड चेक। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब चेक के क्या क्या एसेंशियल पॉइंट है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि चेक क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे एसेंशियल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे पॉइंट्स होंगे। और फिर चेक ड्रॉ किसके नाम पे होगा? तो ड्रॉई कौन होगा? इसमें तो बैंक होगा ड्रॉई। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये पेमेंट कैसे होती है इसकी? तो ये पेएबल ऑन डिमांड है कि जब डिमांड करेगा कोई तो उस टाइम बैंक उसको पे कर देगी। किसको पे किया जाएगा? तो जो होल्डर है उसको आप पे करोगे। और ड्रॉई कौन होता है? तो बैंक होता है यहाँ पे ड्रॉई। तो ये चार एसेंशियल्स हैं चेक के। तो अब हम चलते हैं इनके डिफरेंसेज पे। प्रोमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला हमारा प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में आज डिस्कस किया था कि 2 पार्टीज एंड 3 पार्टीज की बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है ड्रॉवर एंड पेई। और इसमें सेकंड पॉइंट है कि प्रॉमिस टू पे होता है, ये भी हमने आपको अभी ऊपर बता दिया था कि यहाँ पे ऑर्डर होता है। थर्ड पॉइंट है कि ये जो प्रॉमिस होगा
वो खुद से नहीं कर सकता। अब खुद के लिए खुद से प्रॉमिस नहीं कर सकता है कि मैं अपने आप को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये दूंगा, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉअर है वो ऑर्डर कर सकता है कि ड्रॉई को कि तुम मुझे इतने अमाउंट पे करोगे, तो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज में अलाउड है। जबकि प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं कर सकता है। जो ड्रॉअर है, जो मेकर है, खुद अपने नाम पे प्रॉमिस नहीं कर सकता है। अब खुद से कोई प्रॉमिस कैसे कर सकता है, खुद का प्रॉमिस फुलफिल कैसे करेगा? खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आप एंटर कर सकते हो। तो वो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। और ये जो प्रॉमिस कैसी होगी, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज भी अनकंडीशनल होता है, बट इसका एक्सेप्शन सेक्शन 86 में प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ पे आप कंडीशनली बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो लायबिलिटी की बात आती है कि प्रॉमिसरी नोट में लायबिलिटी किसकी होगी? जो मेकर है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है, क्योंकि अब वो प्रॉमिस कर रहा है खुद से पे करने के लिए, वो खुद पे करने वाला है। तो लायबिलिटी किसकी होगी? अगर वो पे नहीं करेगा तो उसकी लायबिलिटी होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होगी? जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रहा है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पे प्राइमरी लायबिलिटी एक्सेप्टर की होती है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिस करता है या फिर जो भी प्रॉमिसरी नोट बनाता है, जो मेकर होता है, वो डेटर होता है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉवर होता है वो डेटर नहीं होता, वो क्रेडिटर होता है। तो ये टर्म याद रखना कि प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर है वो डेटर होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो मेकर होता है वो क्रेडिटर होता है। तो ये लायबिलिटी वाला पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सोल और एब्सोल्यूट लायबिलिटी सिर्फ उसकी होती है, जबकि इसमें कंडीशनल लायबिलिटी होती है कि अगर वो कंडीशनली एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी होगी। यहाँ पे कंडीशनली एक्सेप्टेंस हम सेक्शन 86 में इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी पेएबल टू द बियरर, प्रोहिबिशन अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ये प्रोहिबिशन लगाता है कि जो प्रोमिसरी नोट होगा वो बियरर पे सिर्फ पेएबल नहीं होगा, जो एक्चुअल होल्डर है उसको पे करना है, जो मियर बियरर है उसको आप पे नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेएबल टू द बियरर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आप बियरर को पे कर सकते हो, बट प्रोमिसरी नोट आप बियरर को नहीं पे करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएट रिलेशनशिप, मेकर एंड पेई ऑफ प्रोमिसरी नोट स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशनशिप। वहीं अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें, ड्रॉवर एंड एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशंस। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो इमीडिएट रिलेशन किसके बीच में होगा? तो जो ड्रॉवर है और एक्सेप्टर है उसके बीच में, ड्रॉई के बीच में इनका रिलेशन नहीं होता है। वहीं प्रोमिसरी नोट में किसके बीच में होता है? मेकर के बीच में और पेई के बीच में। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो प्रॉमिस कर रहा है और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है उन दोनों के बीच में रिलेशन है प्रोमिसरी नोट में। वहीं जबकि आप प्रॉमिसरी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करो तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉवर है, जो ऑर्डर कर रहा है और जिसको ऑर्डर कर रहा है उसके बीच में रिलेशन नहीं है, जिसके लिए ऑर्डर कर रहा है उसके बीच में रिलेशन है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड बाय द मेकर। तो अब जो प्रोमिसरी नोट का मेकर है, अब जो खुद से प्रॉमिस कर रहा है, वो फर्दर किसी को नहीं दे सकता है। अब वो जिसको प्रॉमिस करके दिया है वो किसी सेकेंड पर्सन को देगा, वो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है, जो मेकर है, वो खुद के नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है कि वो डायरेक्ट कर सकता है थर्ड पर्सन को, मुझे पे करो, और उसके बाद वो किसी और को नेगोशिएट करके ट्रांसफ़र कर सकता है। अब क्योंकि प्रॉमिसरी नोट आप खुद के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकते, खुद के बिहाफ पे नहीं बना सकते हो, तो आप उसको फर्दर नेगोशिएट भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ऊपर के पॉइंट से सिमिलर पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो प्रॉमिसरी नोट का मेकर है वो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए प्रॉमिस कर चुका है, उसको एक्सेप्ट कर चुका है कि उसको पे करना है, तो अब उसे फर्दर एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉई है उसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा, वो उस लायबिलिटी को एक्सेप्ट करता है पे करने के लिए, तो फिर वो लायबल होगा पेमेंट के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर वो लायबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट ऐसे कुछ पॉइंट्स है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। इसमें से अगर किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्कस करने। तो जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में हमने बताया था
कि दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों में जो सिमिलर एसेंशियल्स होते हैं, बट दोनों अलग कैसे होते हैं, तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड एंड मे बी पेएबल टू बियरर ऑल्सो, whereas bill of exchange may and may not be payable on demand and cannot be made payable to bearer। तो जो चेक होता है वो बियरर के लिए हो सकता है, बियरर चेक आप इशू कर देते हो कि हाँ आप लेके जाओ और आप उससे कैश डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं है, आप उसमें डायरेक्ट किसी बियरर को पेएबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉई इन केस ऑफ चेक इज ऑलवेज बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है द ड्रॉई इन केस ऑफ चेक इज ऑलवेज बैंक। तो चेक के केस में ड्रॉई कौन होगा, आप किसको डायरेक्ट करते हो पे करने के लिए, तो चेक के केस में हमेशा आप बैंक को डायरेक्ट करोगे, कोई एक ऑथराइज्ड बैंकर होगा, आप उसको डायरेक्ट करोगे कि तुम इस पर्सन को इतना अमाउंट पे करो, आप वो चेक साइन करके दोगे और वो डायरेक्शन होता है बैंक के लिए। वहीं बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई एनी पर्सन हो सकता है, वहाँ पे कोई स्पेसिफाइड बैंकर होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी XYZ पर्सन के नाम पे ऑर्डर कर सकते हो अगर वो आपको पे करने के लिए लाइबल है, तो अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है तो फिर उसे पे करना होगा। नेक्स्ट है देयर इज नो सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेक एज इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। तो जो चेक होता है वो पेएबल ऑन डिमांड है, जब आप चेक को बैंक में लेके जाओगे बैंक आपको वो अमाउंट पे कर देगा, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको एक्सेप्टेंस की रिक्वायर्ड है, जब तक ड्रॉई उस चेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो पेएबल होगा नहीं। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट है चेक में बी क्रॉस्ड, वह बिल ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट टू बी क्रॉस्ड। तो ये चेक में बी क्रॉस्ड, इसको हम डिस्कस करेंगे जब टाइप्स ऑफ चेक डिस्कस करेंगे कि चेक कितने तरीके के होते हैं। तो नॉर्मल जनरल चेक्स होते हैं, क्रॉस चेक होंगे तो क्रॉसिंग कितने तरीके से होती है, तो जनरल क्रॉसिंग, स्पेसिफाइड क्रॉसिंग, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि अगर ये कोई चेक है, अगर आप इस पर ये 2 लाइन लगा के चेक दे देते हो तो इसको क्रॉसिंग बोलते हैं। अब इस पर आप ना, ये क्रॉसिंग का पर्पस होता है कि अब ये सिर्फ अकाउंट में पेएबल होगा, ये बियरर चेक अब नहीं रह गया है, तो ये यहाँ से अकाउंट पे ही चेक हो जाएगा। और इसमें आप कोई डायरेक्शन लिख देते हो, इस पर्सन का नाम दे देते हो, तो वो पर्सन हो जाएगा कि इस पर्सन को पे करना है, तो ये स्पेसिफिक क्रॉसिंग हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आप मेंशन कर देते हो नॉट नेगोशिएबल, तो अब इसको आप फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, अब आप अपने नाम पे इसको विड्रॉ करना होगा, फर्दर आप किसी और थर्ड पर्सन को इसको नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरह की क्रॉसिंग होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी के लिए सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि चेक को आप क्रॉस कर सकते हो, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा क्रॉसिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन इज गिवन टू द ड्रॉई बैंक विथ रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ चेक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज। तो अब जो बैंक है अगर वो पेमेंट करने से मना कर देता है, तो अगर उसके पास जस्टिफाइड रीज़न है, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, बैंक कब रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट करने से, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बैंक के पास प्रोटेक्शन मिला हुआ है, बैंक इसके लिए लाइबल नहीं होगा। वहीं अगर हम इसकी बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो ऐसा कोई प्रोटेक्शन ड्रॉई को नहीं मिला है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता है तो डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होगा और उसके लिए उसकी लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट है हमारा डेज ऑफ ग्रेस विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ चेक। जैसे कि चेक में है कि 3 मंथ्स का टाइम RBI ने फिक्स कर रखा है कि जिस डेट को इशू हुआ है उसके 3 महीने के अंदर आपको चेक बैंक में डिपॉजिट करना है। अगर आप चेक डिपॉजिट नहीं करते हो तो बैंक आपको पेमेंट करने से मना कर देगी। वहीं अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर उसमें डेट मेंशन है, अगर कोई भी डेट मेंशन जैसे 1 जनवरी 2022 मेंशन है, तो उसके बाद भी आप उसको 2 दिन का फर्दर ग्रेस पीरियड मिलता है। आप 3 जनवरी 2022 तक उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा चेक इज ऑलवेज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है और इसमें ये चेक आता है। ये अगर वेन डायग्राम के पर्पज से समझे तो ये जो बड़ा सर्कल है बिल ऑफ एक्सचेंज है और ये चेक है। जैसे कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का डिफरेंस समझते हैं, सिमिलर वैसा ही है कि कल्पेबल होमिसाइड एक बड़ा सर्कल और उसके अंदर एक छोटा सर्कल हो जाता है मर्डर का, वैसे जीनस और स्पेसीज का रिलेशन है, सिमिलर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का रिलेशन है। नेक्स्ट है हमारा नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर चेक। तो आप जो भी अगर चेक है उसका नोटिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि हाँ मैंने इस चेक को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में इसका नोटिस देना रिक्वायरमेंट है कि आप अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आप उसको उस ड्रॉअर को नोटिस दोगे कि हाँ एक बिल ऑफ एक्सचेंज आया जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं पे कर रहा हूँ।
नेक्स्ट है हमारा द क्वेश्चन ऑफ नॉन लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई इन केस ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ ड्रॉअर डज नॉट अराइज। वहीं अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें, व्हेन ड्रॉअर डज नॉट प्रेजेंट द बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई। तो जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में है कि अगर ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रोड्यूस नहीं करता है तो ड्रॉई अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आप उसके पास लेके नहीं आओगे तो वो पेमेंट कैसे करेगा? बल्कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कोई सीन नहीं है, जबकि चेक के केस में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होती है या फिर वो अपनी लाइबिलिटी से कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। अगर आप उसके पास चेक आएगा वो पे करेगा, नहीं आ रहा है नहीं पे करेगा। वहीं बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में है कि अगर वो प्रेजेंट नहीं किया गया तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब उसके बाद वो पे करने के लिए फर्दर लाइबल नहीं है। तो ये जो लाइबिलिटी डिस्चार्ज होने का सीन है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर है, चेक के अंडर में नहीं है। जब भी आप चेक बैंक के आप सामने प्रेजेंट करोगे, बैंक उसके लिए पे करेगा। नेक्स्ट है हमारा, तो कोई भी चेक होता है उसको स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक स्टैंप पेपर पे होता है, स्टैंप के थ्रू होगा। तो ऐसे ही अब आगे के डिफरेंसेज आप एक बार देखते चले जाओ। नेक्स्ट है हमारा प्रोमिसरी नोट एंड चेक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हमने प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर डिस्कस किया था, तो वो सारी चीज़ें इसमें भी होंगी। पार्टीज़ का डिफरेंस कि यहाँ पे 2 पार्टीज हैं, यहाँ 3 पार्टीज हैं। नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें प्रॉमिस होता है, यहाँ पे ऑर्डर होता है। पार्टीज की लाइबिलिटी, तो यहाँ पे बैंक लाइबल होता है, यहाँ पे कोई पर्सन होता है जो मेकर है वो लाइबल होता है। तो ये सिमिलर डिफरेंस है, इसको भी आप एक बार रीड कर सकते हो। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ये डिफरेंस मेन पॉइंट है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट डिसऑनर होता है तो उस डिसऑनर की जो रेमेडी होती है वो नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग के थ्रू होती है। जैसे कि अगर कोई प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हुआ है तो उसके लिए आप पब्लिक नोटरी के पास जाओगे। पब्लिक नोटरी से इसके रिगार्डिंग नोटिस देगा। पब्लिक नोटरी यहाँ इसके रिगार्डिंग वो पहले अपना डायरी में नोट करेगा कि इसके रिगार्डिंग वो कंप्लेंट आया है। तो ये जो नोट करने वाली बात है नोटिंग होगी। और इसकी जो नोटिस देगा जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, जो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया या फिर जिसकी वजह से डिसऑनर हुआ है, उसको जो नोटिस जाएगा उसको प्रोटेस्टिंग बोलते हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर। वहीं हम चेक के डिसऑनर की बात करें तो उसके लिए हम डायरेक्ट सेक्शन 138 के अंडर क्रिमिनल केस फाइल करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इसको हम 138 तो मेन आगे डील करने ही वाले हैं डिटेल में, तो उसको वहाँ समझेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स का नोट बना लो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये डायरेक्ट डिफरेंस पूछे जाते हैं और ये 10 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप इसको ऐसे पॉइंट वाइज और टेबल में ऐसे आंसर लिखोगे तो इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस है। तो विद दिस आज की क्लास को इतना ही पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।